ऑडियो बुक की जिसका नाम है डीप वर्क, रिटन बाय, जिनके अल्फाज है उनका नाम है कार्ल न्यूपोर्ट। में बहुत से काम और डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी के दुश्मन हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक ही बार में बहुत सारी चीजें करना उनके समय का प्रोडक्टिव इस्तेमाल है, लेकिन ये सोच पूरी तरह से गलत है। इसी कारण एक समय में बहुत सारे काम करने से पूरी तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं आती। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की एक बिजनेस प्रोफेसर सोफी लेरॉय ने एक रिसर्च करवाई। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब हम अपना एक काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं तो हमारा अटेंशन हमारे पहले काम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसका मतलब है कि हम दूसरे काम के प्रति पूरी तरह से फोकस्ड नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे परफॉर्मेंस में कमी आती है। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को 2 ग्रुप्स में इस्तेमाल किया। पहले ग्रुप ने एक वर्ड पजल पर काम किया जब तक प्रोफेसर ने उनसे कुछ रेज्यूमेस पढ़कर हाइपोथेटिकल हायरिंग डिसीजन लेने को नहीं कहा। दूसरे ग्रुप को पहले रेज्यूमेस पर काम करने के बाद वर्ड पजल्स को पूरा करने के लिए भेज दिया गया। इन दोनों कामों के बीच में लेरॉय ने एक टेस्ट लिया ताकि वो देख सके कि प्रतियोगियों के दिमाग में वर्ड पजल्स के कितने वर्ड्स अभी भी कीवर्ड्स के रूप में अटके हुए हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? पहले ग्रुप के लोग पजल पर ज्यादा फोकस थे, इसलिए वे सही लोगों को हायर करने जैसे जरूरी काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाए। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम समझ ले प्रोडक्टिविटी के लिए मल्टीटास्किंग अच्छी बात नहीं होती। चाहे हम अपने सारे प्रकार के काम कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा ही करें, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक काम पर पूरी तरह से फोकस्ड नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि अपने वेब ब्राउजर पर सोशल मीडिया और ईमेल दोनों टैब स्क्रीन पर खोल के रखना कोई नुकसानदायक चीज नहीं है, लेकिन इनके द्वारा स्क्रीन पर बार बार आने वाले पॉपअप्स हमारे डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं। चाहे हम उनका जवाब ना दें, फिर भी केवल इनको देखने से भी व्यक्ति का फोकस डीरेल हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है। जब मैं भी ऑडियो बुक का वर्णन आपके लिए कर रहा हुआ होता हूँ, तब भी नोटिफिकेशंस टिंग, तब भी मैसेजेस टिंग, व्हाट्सएप टिंग आकर मुझे डिस्टर्ब करते हैं और फ्लो तोड़ते हैं। तो उनसे बचने के लिए मैं और सिर्फ अपना सारा डिवोशन दे इस तरीके से। उदाहरण के लिए 2012 एक कंसल्टिंग फर्म वैकेंसी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार उन्होंने पाया कि एवरेज एम्प्लॉइज कामकाजी हफ्ते का 60% हिस्सा ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करने और इंटरनेट सर्फिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि केवल 30% वर्कर्स इनको ईमेल को पढ़ने और उनका जवाब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस डेटा के बिना वर्कर्स को लगता था कि वो हमेशा से बहुत ज्यादा काम करते हैं, और ऐसा इसलिए होता था कि छोटे कामों को खत्म करने के बाद वो इंटरनेट द्वारा दूसरी जरूरी सूचनाओं को सुनने और समझने की तरफ बिजी हो जाते हैं। इसलिए ये तो क्लियर है बॉस कि हमें अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से फोकस्ड होने से रोक सकता है, तो वो है हमारा सिर्फ चंचल मन, जो बार बार इधर के टैब उधर के टैब, वो नोटिफिकेशन, ये ईमेल, वो नया गेम, अच्छा स्कोर। अगर ये सारी चीजों में लगा रहा तो दिमाग इधर उधर भटकेगा, फोकस हटेगा। अर्जुन की तरह मछली की आंख देखिए, मछली की आंख। डीप वर्क को अचीव करने के लिए कई प्रकार की स्ट्रैटेजीज है और इन सब में हमारा इंटेंशन जरूरी है। तो अब आप समझ गए हैं कि डीप वर्क के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं, लेकिन आप उन सब रुकावटों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जबकि उसे ओवरकम करने के लिए कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजीज नहीं है। फिर भी यहाँ कुछ है जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। नंबर 1, मोनास्टिक अप्रोच। इस स्ट्रैटेजी को काम में लेने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले सारे रिसोर्सेज को एलिमिनेट करना होगा और खुद को एक सन्यासी की तरह सबसे अलग थलग कर लेना होगा। नंबर 2, बाइमोडल अप्रोच। इससे आप पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं कि आपको दूसरे हर काम को छोड़कर कितनी देर तक सिर्फ अपना काम करना है और उसके बाद खुद को कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र कर देना है। तीसरी है रिदमिक अप्रोच। ये उस आइडिया की तरह होती है जिसमें हम डीप वर्क करने के लिए समय को ब्लॉक के रूप में चुन लेते हैं, जैसे 90 मिनट, और इसको ट्रैक करने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्टली, जर्नलिस्टिक स्ट्रैटेजी। इसमें आप बिना पहले से कोई प्लान बनाए अनएक्सपेक्टेड तरह से अपनी रोज की दिनचर्या से अपने खाली समय को डीप वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना काम करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सभी काम को करने के तरीके हैं, रूल्स नहीं, नियम नहीं। इस तरह से अपने कंफर्ट जोन में रहकर मनमाने तरीके से काम करने और डीप वर्क में अंतर है। आप घंटों तक टाल मटोल करके भी अपने क्षेत्र में आकर काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डीप वर्क इंटेंशनल और अपनी इच्छा से करने वाला होता है, जो ये जरूरी बना देता है कि हम कुछ अपने दिमाग को तैयार करने के लिए कुछ जरूरी रिचुअल्स को फॉलो करें। जैसे हम एक साधारण से बोर्ड पर डू नॉट डिस्टर्ब लिखकर अपने ऑफिस के दरवाजे पर, लाइब्रेरी में या जहां काम कर रहे हो लगा सकते हैं। फेमस हैरी पॉटर सीरीज की अपनी आखिरी किताब लिखते वक्त जेके रोलिंग ने यही किया था। वाओ! उन्होंने 5 साल के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने ये पुस्तक एक होटल में रहकर पूरी की थी ताकि वह बिना किसी रुकावट और दबाव के डीप वर्क कर सके। सोलली एंड कंप्लीट फोकस एंड अटेंशन ऑन योरसेल्फ और आपके काम पर। दूसरे रिचुअल के तौर पर हम अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं, जैसे हम अपने काम के समय अपने फोन को ऑफ कर दें और खुद को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, और ऐसा करके अपनी डीप वर्क को सस्टेनेबल बनाएं। ये याद रखो भाई कि ये एक हल्के व्यायाम की तरह होता है, इसलिए हमें खुद को ताकत देने के लिए बीच बीच में फूड और कैफीन लेते रहना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे और हम अपने काम पर फोकस कर पाए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मानसिक ताकत नहीं मिलेगी जो हमें डीप वर्क करने के लिए नंबर 1 चेकलिस्ट पर, पायदान पर बनी हुई है। अपने दिमाग को फोकस रखें और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सिलेक्टिव रहें। आज के आधुनिक युग में हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का अभ्यस्त हो गया है। हम जहाँ भी देखें चारों तरफ लोग लगातार अपनी स्क्रीन से मैसेज करने में, खेलने में या फिर फेसबुक अपडेट करने में ही लगे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से वायर्ड हो जाता है और इसलिए ये डिस्ट्रैक्शन हमें खतरे में डाल सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज मिलने का दिखावा कर सकते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने काम के प्रति पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाते। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। प्रोडक्टिव मेडिटेशन हमारे दिमाग को रिवायर करके हमें फोकस करने में मदद कर सकती है। ये कैसे काम करता है, चलिए ये भी जानते हैं। जो समय प्रोडक्टिव नहीं है उसे अलग तरह से इस्तेमाल करें।
जैसे अपने डॉगी को घुमाने ले जाइए, या फिर शावर लीजिए, या फिर दूसरा काम कर लीजिए। इस तरह जब आप किसी विशेष लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो अपने आप से प्रश्न कीजिए कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए। इससे रोज एक दिमागी कसरत की तरह अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। ये आपके दिमाग को फोकस करने में मदद करेगा। साथ ही सोशल मीडिया और इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त आपके इंटेंशंस को भी सावधान एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिएगा। उदाहरण के लिए अगर आप अपने दोस्तों से संपर्क रखने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तब उसे केवल संपर्क के लिए ही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप उनसे स्वयं जाकर मिलें और उनके साथ अपना समय व्यतीत करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करिए और कम से कम 30 दिनों के लिए सोशल मीडिया को गुड बाय कर दीजिए। उसके लिए अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या इंटरनेट के साथ मेरे पिछले महीने बहुत ज्यादा अच्छे थे? क्या अगर मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो किसी को फर्क पड़ेगा? अगर इन दोनों प्रश्नों का जवाब नहीं होता है तो अपनी बेहतरी के लिए इसे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तो आप उसकी तरफ वापस लौट जाइए। एनर्जी को स्टोर करने के लिए खाली समय और काम के समय दोनों को सही तरीके से शेड्यूल करना जरूरी है। आप काम करने के बाद घर आते हैं या पूरे दिन रोजमर्रा का काम करते हैं, उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, जबकि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपने कामों को खत्म करने का कोई भी निश्चित स्लॉट नहीं है, निश्चित टाइम स्लॉट नहीं है, लेकिन फिर भी हम रोजमर्रा के उन्हीं कामों में अटके हुए अपना पूरा दिन खत्म कर देते हैं। हम टीवी देखते हैं, अपने फोन को देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं, तो फिर आखिर हमारे पास आराम करने का वक्त कब होता है? इसलिए जब हम आराम करने को जाते हैं तो अपने आप को ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं और अपने आप को बिस्तर पर फिर दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं। इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए, इसे कैसे अवॉइड किया जाए? हम जो भी काम करते हैं उसे शेड्यूल बनाकर करें तो हम अपने लिए कुछ खाली समय बचा सकते हैं जिसे हम अपने अनुसार बिता पाएंगे। इसलिए हमें हर दिन की शुरुआत में एक ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें सारा वक्त 30 मिनट के स्लॉट्स में बैठा हुआ हो। इसके अनुसार आप अपना प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों काम आराम से करने के बाद रिलैक्स करने के लिए भी समय निकाल सकते हैं, जिसमें आप अगर चाहे तो खा सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। हर दिन के अनुसार आपका शेड्यूल बदल सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप अपने स्लॉट्स को फिर से रीअरेंज कर ले। जरूरी नहीं है कि आप ये उपाय जरूर अपनाएं, लेकिन अपने अंदर जागरूकता लाने के लिए अपना समय कैसे व्यतीत किया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा आप अपनी शाम और अपनी वीकेंड अच्छी तरीके से प्लान कर पाएंगे ताकि आप उनके अनुसार एक्शन ले सकें। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने ऑफिस का काम वहीं पर छोड़ कर आए। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ईमेल्स बहुत कम देखते हैं या सीमित मात्रा में देखते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं और आपको उस पर ज्यादा समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से अपनी शामें और अपनी वीकेंड्स पर ध्यान और दिमाग इंटरनेट में लगाने के बाद आप व्यायाम या पुस्तकें पढ़ने जैसी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करके अपने दिमाग को, अपने आप को और अपने वजूद को रिवाइटलाइज कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में मल्टीटास्किंग लोगों की मानसिकता में डिफॉल्ट के रूप में आ गई है और लोगों की प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है। डिस्ट्रैक्शन इज एवरीवेयर, हर जगह है। अच्छी खबर यह है कि हम डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करके समय को वापस अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने दिमाग को एक समय में किसी एक काम पर ही फोकस रख सकते हैं। एक्शनेबल एडवाइस, अगली बार जब आप अपने एक अनप्रोडक्टिव दिन से पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाए तो इंटरनेट उपवास पर विचार करें। आप एक नोटपैड लें और इस पर इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए एक तय टाइम स्लॉट अलॉट कर दीजिए और उस स्लॉट के बाहर इंटरनेट का इस्तेमाल जस्ट नो। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा क्योंकि आपने एक लिमिटेड टाइम स्ट्रेन में ही इसका इस्तेमाल किया, इंटरनेट को इजाजत दी खुद के ऊपर हावी होने की, और आपका दिमाग उस स्लॉट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहेगा क्योंकि वो जानता है कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है इंटरनेट के साथ वो डेट को आगे कंटिन्यू करने के लिए, है ना? इसलिए आप हैरान रह जाएंगे कि जब आप ब्राउजिंग करेंगे तब आपका फोकस स्काई रॉकेट्स पर होगा और आप पहले की तरह हाफ कॉन्शियस अवस्था में नहीं रहेंगे क्योंकि पहले आपका समय आपके हाथों से स्लिप हो जाता था और आपको पता भी नहीं चलता था। जैसे मुझे भी ये पढ़ते वक्त, सुनते वक्त, सुनाते वक्त ये पता नहीं चला कि हमारा ये सफर, इस ऑडियो बुक का सफर जो कि हमने देखा, हमने जाना, टेक्नोलॉजी एक बोन, एक श्राप या फिर एक चमत्कार, इस किताब में जिसका नाम है डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट, सुनकर, समझकर, जानकर एक चीज बिल्कुल समझ में आ गई कि जो भी इस दुनिया में चल रहा है टेक्नोलॉजी के नाम पर, एडवांसमेंट के नाम पर, बेहतरता के नाम पर, उन सारी चीजों का बना रहना, टिका रहना जरूरी है। लेकिन इन सारी चीजों को आपके अंदर से आपका बचपना, आपकी इंसानियत और आपका खुद का पर्सनल मी टाइम जो सिर्फ आप अपने लिए बिलोंग करते हैं, खुद को डिजर्व करवाते हैं, वो नहीं छीनना चाहिए। आपको अपना वक्त बराबर खुद के लिए, अपने काम के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे, यू नो, तब जाके तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। नहीं तो फिर हमारी सारी मुंडिया जीवन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर यूं झुकी हुई रहेंगी और हम इनके सेल्स बन जाएंगे। तो नहीं है यार, वो हमारी मदद करते हैं, हम भी थोड़ी उनकी मदद कर देते हैं। वो वैसे ही बेचारे नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको थोड़ा सा आराम करने दीजिए और अपना सर उठाइए, छाती उठाइए, मुंह सीधा करिए और थोड़ा नेचर को एंजॉय करिए, अपने आसपास की वाइब को एंजॉय करिए और इस दुनिया की खासियत को, इस दुनिया की मासूमियत को वापस अपने अंदर समाइए।